आज पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, या फिर अकाउंटिंग किस किस एरियाज में हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बात करूं मैथमेटिक्स की, जो मैथ्स है, मैथ्स का स्कोप है जब कभी भी हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। मैथ्स का यूज किस फील्ड में होता है? जब भी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं, जब भी क्वांटिटी की बात आएगी, जब भी नंबर्स की बात आएगी, मैथ्स की बात करेंगे। साइंस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी। जब भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी तब बोलते हैं साइंस। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, क्योंकि साइंस की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। वैसे ही अकाउंटिंग इस्तेमाल कब होगी? अकाउंटिंग इस्तेमाल उस प्लेस पर होगी जब कभी भी मनी के फॉर्म में मनी के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होंगे। जब भी पैसे का लेन देन होगा, जब भी पैसे की बातें होंगी, हमें अकाउंटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। या फिर मैं कहूं, इस मनी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उन्हें अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे मनी से रिलेटेड, अब मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब जगह होते हैं, चाहे स्कूल्स हो, बैंक्स हो, बिजनेस हो, होटल्स हो, जितनी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज है वो, और एट अदर प्लेसेस। जब कभी भी जिस जगह पे पैसे की बात होती है, उस पैसे को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग की हेल्प से। तो सिंपल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में अभी क्या बात करूंगा? अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन बहुत बड़ी है। डेफिनेशन को, पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कवर करने के लिए हमें 11th की अकाउंटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, अकाउंटिंग की केवल डेफिनेशन को कवर करने के लिए। तो ये डेफिनेशन समझ में कब आएगी अकाउंटिंग की पूरी? जब हम मोस्ट ऑफ द पार्ट अकाउंट का कंप्लीट कर लेंगे 11th वाली का। तो अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग मीन सिंपल, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन ट्रांजेक्शन किन्हें बोलेंगे? पहले बात करेंगे ट्रांजेक्शन किसे बोलेंगे। ट्रांजेक्शन मीन्स दोज इवेंट्स, ट्रांजेक्शन मीन्स दोज इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट लाती हैं, प्लस ऐसी इवेंट्स का मॉनिटरी मेजरमेंट जरूरी है। मॉनिटरी एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ऐसे इवेंट जो बिजनेस पर इम्पैक्ट लाती हैं, बिजनेस पर प्रभाव डालती हैं, और इनका मॉनिटरी एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मॉनिटरी एस्पेक्ट मींस, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की करेंसी मतलब रुपीज के फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी बोलेंगे उसे ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग से पहले मेरे दो स्टेप और आए। पहला आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन किसका? उस इवेंट का जो हमें एज अ ट्रांजैक्शन कंसीडर करनी है। और मेजरमेंट किस फॉर्म में? मॉनिटरी मेजरमेंट, पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, मैंने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ ये इवेंट ट्रांजैक्शन है, हाँ इसकी मॉनिटरी मेजरमेंट है, अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन की होगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे? क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई फॉर्मेट है? क्या रिकॉर्डिंग करने की कोई प्रोसेस है? क्या रिकॉर्डिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? क्या रिकॉर्डिंग करने के फॉर्मेट है? बिल्कुल है। रिकॉर्डिंग करने की एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर रूल्स हैं और प्रॉपर फॉर्मेट है, जो आगे जाके पढ़ेंगे इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स।
अकाउंटिंग का मतलब सिंपल ऐसे इवेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए एज अ ट्रांजैक्शन और जिसका एक मॉनेटरी मेजरमेंट है, तब ही उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना संभव है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो एम्प्लॉयज हैं। एक कंपनी ने दोनों एम्प्लॉय हायर किए। एक कंपनी ने अपने पास दो एम्प्लॉयज आज कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉयज हायर किए हैं। इन लोगों से काम किया करवाया जाएगा आने वाले टाइम में। तो क्या इन दोनों का मॉनेटरी मेजरमेंट करना पॉसिबल है? क्या इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है? नहीं। हाँ, इनसे होने वाले, आज इनसे हमने इन्हें अपॉइंट किया है तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, हो सकते हैं प्रॉफिट इंक्रीज हो। लेकिन आज इन इस ट्रांजैक्शन की, इस इवेंट की वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। इसकी वैल्यू डिटरमाइन हम नहीं कर पाएंगे, वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो इसका मतलब यह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स के अंदर। या फिर मैं अकाउंट की भाषा में और सिंपल बात करूं, क्वालिटी को कभी भी अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करती है। क्वालिटी कांट बी रिकॉर्ड। क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ओनली क्वांटिटी कैन बी रिकॉर्डेड इफ इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू। क्वांटिटी रिकॉर्ड हो सकती है यदि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो। रिकॉर्डिंग के बाद मेरे तीन स्टेप हुए, अभी केवल तीन स्टेप की बात करूंगा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग। क्योंकि स्टेप टोटल है 7 या 8। जो चौथा स्टेप आता है रिकॉर्डिंग के बाद वो है क्लासिफिकेशन। चौथा स्टेप है क्लासिफिकेशन, कि जितने भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं, जैसे बिजनेस ने डेली माल खरीद रहा है, डेली माल बेच रहे हैं कस्टमर को, कुछ सप्लाई से उधार माल परचेज करते हैं, कुछ कस्टमर्स को उधार माल बेचते हैं। तो क्लासिफाई करना हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट, हर एक सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट, ताकि सपोज मैंने पूरे साल में मिस्टर राम जो मेरे सप्लायर हैं, जो मुझे माल बेचते हैं, और मिस्टर हरी जो मेरे कस्टमर हैं, अगर मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूंगा तभी तो बताऊंगा कि हरी मुझे तुमसे इतने पैसे लेने हैं, मैंने तुम्हें साल में इतना माल बेचा है, मुझे इतना पैसा चाहिए, और मिस्टर राम को इतना पैसा देना है। अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के बाद ही प्रॉपर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। अकाउंट की भाषा प्रॉपर लैंग्वेज है, उसे बोलते हैं लेजर। हर एक पार्टी का, हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल लेजर ओपन करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफिकेशन। नंबर फिफ्थ जो स्टेप है, पांचवा स्टेप, मैंने ट्रांजैक्शन क्लासिफाई भी कर ली है, लेकिन अब मुझे सारे ट्रांजैक्शन या फिर सारे जितने भी मैंने ग्रुप क्रिएट किए हैं, जितने भी मैंने लेजर ओपन किए हैं, उन सभी को मुझे समराइज करना पड़ेगा। अब समराइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट। बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट। और मुझे प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? जब मैं सारे ट्रांजैक्शन पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें एक साथ कंसीडर करूंगा तब। तो उस कंसीडरेशन की प्रोसेस को बोलते हैं समराइजिंग, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या फिर बिजनेस का लॉस इजीली कैलकुलेट किया जा सके। जो हमने रिकॉर्डिंग की थी उन्हें सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। रिकॉर्डिंग जिस जगह होगी उन्हें सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन वालों को लेजर बोलते हैं। तो क्या ऐसे ही जो भी समराइज करेंगे, क्या उनका भी कुछ नाम है? बिल्कुल है। उन्हें बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। उन्हें बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सारे कंसीडर कर लिए जाते हैं। अभी केवल याद रखेंगे समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट याद नहीं रखना है अभी।
अभी याद रखेंगे केवल समराइजिंग, कि हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे बिजनेस का, वो समराइजिंग स्टेटमेंट से कैलकुलेट करेंगे। समराइजिंग क्यों? क्योंकि यदि मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की होगी, उसके बाद मैंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया होगा, तभी प्रॉपर समराइजिंग मैंने किया होगा। इसका मतलब जो प्रॉफिट निकाला है वो मैंने एडिक्वेट या फिर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट निकाला है। अगला स्टेप आता है, मैं समराइज कर क्यों रहा हूं? प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद मैं एनालाइज करूंगा। एनालाइज, क्या एनालाइज करना है? कि क्या जो हमें प्रॉफिट हुआ है ये एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या जो हमें प्रॉफिट निकल के आया है बुक्स ऑफ अकाउंट से ये सही है या नहीं, प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो हम एनालाइज करेंगे सारे ट्रांजेक्शन, कि क्या हमें जो प्रॉफिट हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट तो दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉफिट माल बेचने की वजह से नहीं, किसी और वजह से आया हो। मेरी एक दुकान है, मेरी एक दुकान है, मेरी 3 मंजिल की दुकान है, एक नीचे गोडाउन भी है। ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है। मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो रेंट पे दे रखा है, और इन दोनों में मैं अपना कर रहा हूँ बिजनेस, इन दोनों में मैं अपना कर रहा हूँ बिजनेस। मुझे हर महीने रेंट रिसीव होता है 20,000 रुपये। मुझे रेंट रिसीव होता है हर महीने 20,000 रुपये। तो मतलब ये पूरे साल का रेंट हो गया 240, पूरे साल का रेंट हो गया 2,40,000। लेकिन मेरे बिजनेस से प्रॉफिट आया है केवल 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये एक महीने के। तो मतलब बिजनेस का प्रॉफिट हो गया टोटल 60,000। मैंने साल में कंबाइंड समराइजिंग स्टेटमेंट बनाए, तो वहां पता लगा मेरा प्रॉफिट है पूरा 3 लाख रुपए। वहां पता लगा जो प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपए। तो क्या यह प्रॉफिट मेरा बिजनेस से हुआ है? नहीं। इसमें से 2,40,000 रुपए का जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो तो तुम्हें रेंट से आया है। तो प्रॉपर बिजनेस की कंडीशन एनालाइज करना, वो एनालिसिस के अंदर आएगा, कि हम प्रॉपर एनालाइज तो करें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ट्रू एंड फेयर है या नहीं, क्या यह वास्तव में ही बिजनेस से जनरेट हुआ है। अब ऐसा क्यों एनालाइज क्यों कर रहे हैं? ताकि एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए। डिसीजन मेकिंग किसमें? अपने ग्रोथ एस्पेक्ट से। यदि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम एक डिवीजन और ओपन करें। हमारा यदि ये बिजनेस अच्छा चल रहा होता, इसमें जो इनकम है वो मेनली बिजनेस की होती, अगर ये इनकम मेनली बिजनेस की होती तो मैं सोचता कि जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पे दे रखा है, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पे दे रखा है, तो मैं इस जगह पर भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये है मेरा डिसीजन मेकिंग, ये मेरी प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग। 7 स्टेप की बात की मैंने। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, उस ऐसी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पर यह भी जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस के वह पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं अपनी उस दिन दुकान पे बैठा था, एक गाड़ी एक गाड़ी मुझे पसंद आ गई। मैंने वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए परचेज कर ली। ये मैंने परचेज कर ली अपने पर्सनल यूज के लिए। ट्रांजैक्शन भी है, उस गाड़ी की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, लेकिन यह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट नहीं करता। यह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट नहीं करता, यह पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। और बात करें आगे, दूसरा मेजरमेंट, कि क्या उस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी मेजरमेंट है। मॉनेटरी मेजरमेंट है तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक्स में।
रिकॉर्ड करने के बाद सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ लेजर्स। क्लासीफाई करने के बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे समराइज स्टेटमेंट बना के, और फिर एनालाइज करेंगे कि हमारा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकल के आया है या नहीं, ताकि हम एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए, ताकि हम उसी हिसाब से डिसीजन ले पाए बिजनेस के। जो प्रॉपर डेफिनेशन थी एक अकाउंटिंग की, जो प्रॉपर डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, 7 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग, नंबर 2 इज मेजरिंग, नंबर 3 इज रिकॉर्डिंग, नंबर 4 इज क्लासिफिकेशन, नंबर 5 समराइजिंग, नंबर 6 एनालाइजिंग, नंबर 7 डिसीजन मेकिंग। जब बात थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अब बात कर रहा हूं मैं अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। अब मेरी डेफिनेशन नंबर 2 है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी का मतलब है कि जितने भी मैंने बात की, मुझे सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करनी है, मुझे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो इन सभी सब्सिडरी बुक या फिर इन सभी स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, स्टेप परफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस तो होंगी। यदि हमें प्रॉफिट निकालना है तो उसका कोई फॉर्मेट तो होगा। यदि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट भी तो होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ अकाउंटेंसी मीन्स हाउ टू डू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी मीन्स हाउ टू डू अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कैसे करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, फॉर्मेट्स कौन कौन से होंगे, ये सभी अकाउंटेंसी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। अकाउंटेंसी मीन्स हाउ टू डू अकाउंटिंग, which rules regulation and concept will apply, and what are the formats of doing accounting that is covered under the accountancy। ये थी मेरी दूसरी डेफिनेशन अकाउंटेंसी की। अब बात करें बुक कीपिंग की। अब बात करें बुक कीपिंग की। इस बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक किताबें, कीपिंग मतलब रखना। तो बुक कीपिंग का मतलब सिंपल सा है, जितने भी मेरे इनिशियल फेजेस हैं, जितने भी मेरे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रांजैक्शन मेजर करने हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और ट्रांजैक्शन क्लासीफाई करने हैं, ये चारों स्टेप बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन मेजर करना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और ट्रांजैक्शन क्लासीफाई करना, ये चारों स्टेप बुक कीपिंग के अंदर आएंगे। Bookkeeping means which starts with identifying the transaction, identifying those events which are considered as a transaction, which has monetary measurement, and which will record into the books, in the form of subsidiary books or in the form of journal, and proper classification will be made in the form of ledger। तो सेम ये डेफिनेशन, इसका कुछ पार्ट, इस डेफिनेशन का कुछ पार्ट मैंने अभी अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा। तो क्या अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक नहीं है, क्योंकि एक बार वापस डिस्कस करूं, बुक कीपिंग बुक कीपिंग के अंदर मैंने बात की आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग की। फिर मैं गया अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर मैंने 2 स्टेप और ऐड किए, सॉरी 3 स्टेप और ऐड किए। इसके बाद मैंने समराइजिंग किया, समराइजिंग के बाद मैंने एनालाइजिंग किया, एनालाइजिंग के बाद मैंने किया डिसीजन मेकिंग। लास्ट अकाउंटेंसी में मैंने अकाउंटेंसी के अंदर कि जितने भी स्टेप हैं अकाउंटिंग परफॉर्म करने के, वो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन कॉन्सेप्ट फॉर्मेट्स क्या रहेंगे। इट मींस बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी।
अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। जितने भी इनिशियल 4 फेजेस हैं बुक कीपिंग के अंदर आएंगे, अगले 3 फेजेस हैं अकाउंटिंग के अंदर आएंगे। ये सारी प्रोसेस जो कंप्लीट है वो अकाउंटेंसी का पार्ट माना जाएगी। डिस्कस करें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस कौन कौन से होंगे? क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, पहला, बुक कीपिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप शामिल है? बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग है, मेजरिंग है, रिकॉर्डिंग है और क्लासीफाइंग है। जबकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को यहाँ पर सेपरेट किया गया है। जो मैंने स्टार्टिंग के 4 फेज परफॉर्म कर दिए उसे मैं बोलूंगा बुक कीपिंग। इसके बाद जो भी समराइजिंग प्लस एनालाइजिंग प्लस डिसीजन मेकिंग है वो अकाउंटिंग के अंदर आएगा। पहला तो मेरा डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में केवल हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है, वो हम सीख गए। ट्रांजैक्शन मेजरिंग की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है वो भी सीख जाएंगे, या फिर हम मेजरिंग तो हमें हमेशा दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। रिकॉर्डिंग कुछ दिन में ही सीख जाएंगे और क्लासिफिकेशन भी कुछ 10-15 दिन के अंदर सीख जाएंगे। इसका मतलब बुक कीपिंग उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बुक कीपिंग इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, तो बुक कीपिंग जो भी परफॉर्म करेगा वो करेगा जूनियर स्टाफ, या फिर बुक कीपिंग करने के लिए हमें कुछ केवल थोड़ी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ओनली सम स्किल्स आर रिक्वायर्ड। केवल हमें कुछ स्किल्स की जरूरत है। जबकि अकाउंटिंग करने के लिए हमें समराइजिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें एक एंटिटी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर करने पड़ेंगे पूरे साल के। तो इसका मतलब पूरे साल का डेटा एक बार में ही कंसीडर करना है। तो इसके लिए हमें स्पेशलाइज होना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा, गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी कि प्रॉफिट ऐसा तो नहीं कि एंटिटी ने कुछ प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है, ऐसा तो नहीं प्रॉफिट गलत दिखा रखे हैं, खर्चे गलत दिखा रखे हैं। तो एनालाइज करना, ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता लगाना बहुत मुश्किल है। या फिर कह सकता हूँ इसके लिए हमें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है। स्पेशल स्किल्स, अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है स्पेशल। नंबर थर्ड, तीसरा स्टेप, जो भी बुक कीपिंग है ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स विद, जब ट्रांजैक्शन हुआ आइडेंटिफाई। स्टार्ट विद व्हेन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा आइडेंटिफाइड, बुक कीपिंग हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन अकाउंटिंग स्टार्ट कब होगी? जब बुक कीपिंग खत्म होगी तब। अकाउंटिंग स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग खत्म होगी तब। अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग खत्म होगी तब अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। डिफरेंस नंबर 4, बुक कीपिंग परफॉर्म करने वाले जो भी जूनियर अकाउंटेंट या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी स्किल्स काफी कम है, वो एक अकाउंटिंग के वर्क को सुपरवाइज नहीं कर सकते। या फिर कह सकता हूँ बुक कीपर्स कांट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट। लेमन लैंग्वेज में जितने भी पर्सन या जिस भी पर्सन ने बुक कीपिंग की है, जिसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, ट्रांजैक्शन क्लासीफाई किया है, वो उस व्यक्ति का काम चेक नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का वर्क चेक नहीं कर सकता जिसने समराइजिंग स्टेटमेंट बनाए। इट मींस बुक कीपर कांट सुपरवाइज, कांट सुपरवाइज वर्क ऑफ सीनियर अकाउंटेंट और अ पर्सन हु परफॉर्म अकाउंटिंग, बट accountant can perform, accountant can supervise। लेकिन अकाउंटेंट जो स्पेशल स्किल्स वाला है, जिसने अकाउंटिंग की है, वो परफॉर्म, वो चेक कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है बुक कीपर के वर्क को, कि बुक कीपर ने क्या काम किया है, उसमें एडिक्वेट वर्क, एडिक्वेट रिकॉर्डिंग की है या नहीं, एडिक्वेट क्लासिफिकेशन किया है या नहीं। ये अपने 4 डिफरेंसेस हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। इसके अलावा और डिफरेंस हो सकता है।
कि बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। और डिफरेंस है, जो बुक कीपिंग है वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो बुक कीपिंग के अंदर होंगे, लेकिन अकाउंटिंग वाला वर्क परफॉर्म होता है साल के आखिर में। बुक कीपिंग परफॉर्म डेली, या कह सकते हैं बुक कीपिंग परफॉर्म डेली। हमें डेली खाते बनाने पड़ेंगे, डेली बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, जबकि अकाउंटिंग की जाती है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये डिफरेंस है अपने छह बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। पहला, बुक कीपिंग के अंदर 4 स्टेप है, अकाउंटिंग के अंदर एडिशनल 3 स्टेप है। बुक कीपिंग करेगा जूनियर स्टाफ जिसके पास स्किल्स कम है, अकाउंटिंग करेगा सीनियर स्टाफ जिसकी स्किल्स ज्यादा है। बुक कीपिंग स्टार्ट होगी जब ट्रांजेक्शन होगा आइडेंटिफाई, अकाउंटिंग स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग हो जाएगी फिनिश, खत्म। बुक कीपर अकाउंटेंट के वर्क को सुपरवाइज नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटेंट बुक कीपर के वर्क को सुपरवाइज कर सकते हैं। बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग डेली की जाएगी, जबकि अकाउंटिंग की जाती है मेनली साल के आखिर में।